हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसको एक्चुअली हम लोग इंट्रो मानते हैं या फिर जो भी कहिए आप बेसिक कहिए, इसका ये वेक्टर एनालिसिस का बेसिक चैप्टर है। और इस बेसिक चैप्टर में बहुत से ऐसे छोटे छोटे चीज़ है जो हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक था आपका अलजेब्रा जो कि सेक्शन फार्मूला हो गया, और दूसरा आपका हो गया कहते हैं कॉलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आईटी में भी पूछा जा चुका है, इसको मैं बना रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कराइट ट्रांसवर्सल कट द साइड OL, OM एंड डायगोनल ON ऑफ ए पैरेललोग्राम एट ABC रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम बन गया आपका, ठीक है। एक है O, यहाँ हो गया OL M M, क्योंकि OL और OM के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो दोनों साइड्स है, और ON के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो डायगोनल है, क्योंकि O से ही निकला है सारा, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल जो है ये O से N तक मिला लीजिए आप, ठीक है। ये OM ON OL ON OM, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक ट्रांसवर्सल, यही है आपका ट्रांसवर्सल जिसको हिंदी में आप बोलते हैं त्रियक रेखा। एक ट्रांसवर्सल जो है इस OM को कहाँ कट कर रहा है, तो OM को कट कर रहा है A पे, सॉरी OL को कट कर रहा है A पे, तो पहले यहाँ हो जाएगा A। और OB को कहाँ, OM को कहाँ कट कर रहा है B पे, और ON को कहाँ कट कर रहा है C पे। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। क्लियर। चलो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉलिनियरिटी का कुछ हेल्प लेते हैं, ठीक है। हमको दिख रहा है कि OB वेक्टर और OM वेक्टर जो है कॉलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन में है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस OA वेक्टर एंड OL वेक्टर आर कॉलिनियर, ठीक है। देयरफॉर दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OL वेक्टर को लिखते हैं OA के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर OL वेक्टर इज इक्वल टू एक्स OA वेक्टर, जहाँ x क्या है, वेयर x इज एनी स्केलर। या एक काम करते हैं, स्केलर के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उसी तरह से लिखो सिंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लो एक नंबर, सिंस OB एंड OM वेक्टर आर कॉलिनियर। दिख रहा होगा आपको, अगर ये कॉलिनियर है तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं OM वेक्टर इज इक्वल टू Y OB वेक्टर, ये हो गया 2 नंबर। फिर सिमिलरली सिंस क्या OC एंड ON आर कॉलिनियर, फिर ये दोनों कॉलिनियर है। तो जब ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ON वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Z, और ये हो जाएगा आपका OC वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर। क्या ये तो हम कर ही सकते हैं। चलिए आइए अब जरा सा गौर करो, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, तो OMNL क्या करेंगे, तो ON जो होगा ON इज इक्वल टू कितना है जी, ON इज इक्वल टू कितना है, तो ON इज इक्वल टू है आपका OM या OL अब प्लस OM, ठीक है। ये ON OL और OM ये आप कहीं ना कहीं निकाल चुके हैं। कहाँ निकाले हैं, तो एक चीज़ और मेंशन कर दो यहाँ पे, यहाँ मेंशन कर दीजिए वेयर X Y Z आर
आर कॉलिनियर, सॉरी आर स्केलर्स, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ओ एन कितना है, तो ओ एन है आपका कितना, ओ एन आप कहीं निकाले हैं तो ये हो गया जेड ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एल कितना है, तो ओ एल आपका कितना है एक्स ओ ए, ठीक है, प्लस ओ एम कितना है, तो वाई ओ बी, अब जरा सा गौर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको काम करेगा। ए बी सी किसी एक लाइन पर लाई करता है, मतलब ए बी सी आपका कॉलिनियर है। ठीक है, ये शो कर रहा है यहाँ पे, हियर ए बी सी आर कॉलिनियर। तो 3 पॉइंट को कॉलिनियर दिखाने का ये भी एक तरीका है कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो तीनों के टर्म में एक इस तरह का रिलेशन दिखा दीजिए। ठीक है, तो तीनों में जो x मतलब तीनों वेक्टर में किसका किसका, a का पोजीशन वेक्टर, b का पोजीशन वेक्टर, c का पोजीशन वेक्टर, अगर हम o को रेफरेंस मान लें तो OA जो है a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, उसी तरह b जो है OB जो है वो b का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और OC जो है वो c का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इस तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस तरह का एक रिलेशन क्रिएट कर लो। अगर ये तीनों कॉलिनियर है तो 100% कॉलिनियर है, तो उसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट मतलब जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में ये लिया गया है। तो ये शो करेगा दिस इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हैं, हाँ ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो कितना नंबर, तो 1 2 3, अब ये 4 नंबर। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दें तो आप ही बताइए कितना, ये ओ एल बाई ओ ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ओ एल बाई ओ ए लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम 1 2 3 का यूज करेंगे कहाँ पे, चौथा नंबर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऊपर मिटाने जा रहे हैं और फाइनली हम आंसर लिखने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, चलिए फ्रॉम एक नंबर से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एल बाई ओ ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर के टर्म में है, लेकिन जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ एल इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स ओ ए हो जाएगा। उसी तरह से y इज इक्वल टू कहाँ से, तो फ्रॉम 2 से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ बी हो जाएगा। उसी तरह से फ्रॉम कितना नंबर से, 3 नंबर से z बराबर कितना लिख सकते हैं जी, तो z इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एन डिवाइडेड बाई कितना होगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस फ्रॉम 4 नंबर से क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू मतलब z इज इक्वल टू ओ एन बाई ओ सी इज इक्वल टू x मतलब ओ एल बाई ओ ए प्लस y मतलब ओ एम बाई ओ बी, और यही आपका क्या है, प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो तीनों का पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर एक रिलेशन इस तरह का क्रिएट कर देते हो तो उसमें x प्लस वाई माइनस जेड या x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो उस केस में तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉलिनियर कहलाएगा। ऐसा कहाँ था, कॉलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था, ऐसा कहाँ है, कॉलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का यूज यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं तब हम लोग एंट्री मारते हैं सब्ट्रैक्शन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए
वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए वेक्टर, एक ए वेक्टर कंसीडर कर लो, एंड ए नॉन जीरो स्केलर के मान लेते हैं। ठीक है, देन के ए वेक्टर, मतलब ए कोई वेक्टर है और के जो है कोई नॉन जीरो स्केलर है। तो अगर हम के ए वेक्टर लिखते हैं, याद रखिए जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मल्टीप्लिकेशन का बेसिकली दो साइन होता है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 2 लिखेंगे तब भी आपका 6 हो जाएगा, 3.2 लिखेंगे तब भी आपका, यहाँ डॉट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, सिंपली अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो डॉट और क्रॉस एक ही तरह का मीनिंग रखता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप वेक्टर पढ़िएगा तो डॉट और क्रॉस अलग अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यही कारण है कि अगले, मतलब जब हम लोग बेसिक चैप्टर्स को ख़त्म कर देते हैं तब हम लोग एंट्री मारते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, जिसमें हम लोग को पढ़ना रहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह का चीज़ है। ठीक है, तो आपको बता दें जब हम किसी स्केलर को, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में दोनों में से कोई भी साइन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ भूले से भी डॉट और क्रॉस देने का कोशिश मत करना, अगर आपका गलती से भी वहाँ पे कुछ साइन आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कभी भी बीच में कोई प्रोडक्ट का साइन नहीं देना है, ना ही वहाँ डॉट देना है, ना ही आपको क्रॉस देना है। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर माना ए, हमने एक स्केलर ले लिया नॉन जीरो स्केलर के। नॉन जीरो ही क्यों माना? क्योंकि अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो फिर हम दिखाएंगे क्या? ठीक है, मेरा पर्पस पूरा नहीं ना हो पाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक नॉन जीरो स्केलर ले लिया। ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, देन दिस इज डिफाइन एज स्केलर, यही आपका स्केलर है, डिफाइन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, which is also a वेक्टर। याद रखिए जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक वेक्टर होता है। अब जब वो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो देखो क्या होता है, तो देयरफॉर के ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, तो दिस इज इक्वल टू के का मॉड और ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या दिखाते हैं, सिंपली ए दिखा देते हैं, या तुम चाहो तो ए वेक्टर का मॉडुलस लगा सकते हो। तो बहुत लोग को देखते हैं क्या बोलता है कि के ए वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि के आपका नॉन जीरो स्केलर है और मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव हो जाना है। तो अगर के में मॉड नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्केलर, नॉन जीरो स्केलर का मतलब वो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो स्केलर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होगा। इसलिए कभी भी मैग्नीट्यूड लेंगे के ए वेक्टर का तो मॉड के टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। अब आते हैं इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन डिपेंड करेगा के पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इज अलोंग ए वेक्टर इफ के ग्रेटर देन जीरो। अगर के आपका पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्केलर लिए है, तब उस केस में ए वेक्टर के तरफ ही डायरेक्शन होगा, किसका, के ए वेक्टर का। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए इफ के लेस देन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब के ए वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया ए का के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ के ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, और डायरेक्शन डिपेंड करेगा के पर। के पॉजिटिव होगा तो के ए का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ए है, बट अगर के नेगेटिव हो गया तो के ए का डायरेक्शन जो है ए के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यही है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर।
एक बार फिर से बता देता हूं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बीच में कोई साइन नहीं देना है मल्टीप्लिकेशन का, ना ही वहां डॉट देना है, ना ही आपको क्रॉस देखना है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स करता हूं। आई होप कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सी एक वेक्टर है जो ए बी के टर्म में लिखा हुआ है, मतलब, और फिर सी को दूसरी तरह से ए बी के टर्म में लिखा हुआ है, मतलब ए बी सी 3 वेक्टर है जिसका 2 रिलेशन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ठीक है, और तब कहता है कि शो कीजिए। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी और ए हैव सेम डायरेक्शंस और सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी और बी का मैग्नीट्यूड जो है, सी का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा होगा और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये पता चलता है जब हम, याद कीजिए, ये चीज़ इंडिकेट क्या कर रहा है, किसी के बारे में हम बता सकते हैं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, जब तक दोनों एक साथ नहीं आ जाए तब तक हम कंपेयर कैसे करेंगे। मतलब अगर कोई 2 वेक्टर के बीच में कंपेयर करना है, मीन्स एक रिलेशन तो दोनों के टर्म में चाहिए ही चाहिए। अगर हमको ए और सी के टर्म में कंपेयर करना है तो ए और सी में एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि विदाउट रिलेशन हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है, कि दोनों के मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, मीन्स कंपैरिजन करना है, यू मस्ट हैव ए रिलेशन इन बिटवीन देम। तो पहला क्वेश्चन क्या था, सी और ए में कंपैरिजन करना है, तो मेरा काम है बी को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा है सी और बी में रिलेशन क्रिएट करना है, तो ए को एलिमिनेट कर देंगे। बहुत आसान काम है। चलो अब तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे गिवन, जो डाटा दिया हुआ उसको उतार लो। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू थ्राइस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे इसको। उसी तरह से ट्वाइस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। पहला जो रिलेशन क्रिएट करना है वो ए सी में करना है, इसलिए हमको जो एलिमिनेट करना पड़ेगा वो बी वेक्टर को करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। जैसे ही वर्कआउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3c और ये हो जाएगा 8c, तो हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 11c और यहाँ कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, मतलब 13, तो ये हो जाएगा 13a। अब बाकी b तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 13/11 ए वेक्टर। ठीक है, अब जरा सा गौर कीजिए, ए वेक्टर को हम 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई किए हैं, तब ये सी के बराबर हुआ है। इसका मतलब ऑब्वियसली ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा। तो ये शो कर रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, क्योंकि ए को हम समथिंग 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई से किए हैं। अगर हम 1 से करते तब तो दोनों बराबर हो जाता, और 1 से छोटा करते इसका मतलब सी आपका हो जाता छोटा। लेकिन अगर हम ए को समथिंग 1 से बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो उस केस में ऑब्वियसली ए मेरा छोटा रहा होगा, तब ना वो सी के बराबर करने के लिए उसको 13/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और क्योंकि 11/13 अभी जस्ट बताए हैं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सी और ए का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी शो कर रहा है कि ए एंड सी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज पता चल गया। मतलब इस रिलेशन को देखते हुए हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन और डायरेक्शंस के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए आल्सो फिर एक बार, अब हमको क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। तो फिर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू हो जाएगा थ्राइस a प्लस 4b। ठीक है, उसी तरह से ट्वाइस c इज इक्वल टू a और माइनस 3b। इस बार किसको एलिमिनेट करेंगे, a को। तो एक काम करते हैं, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस यहाँ प्लस, तो उस केस में a खत्म। तो ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा माइनस 5c इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा आपका 9, 4, 13, 13b। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि b इज इक्वल टू हो जाएगा -5/13 और ये हो जाएगा c। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि c का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तब ना हम -5/13 से, माइनस हटा दीजिए फिलहाल, 5/13 मतलब पॉइंट समथिंग है,
तब से मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके बी के बराबर हुआ है। इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि सी का मैग्नीट्यूड जो है बी से बड़ा है। और क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब बी और सी तभी बराबर होगा जब दोनों में से किसी एक का साइन नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन आने का मतलब बी का साइन सी के जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन या डायरेक्शन, डायरेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि कभी भी दो चीज़ के बारे में कंपेयर करना है तो दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। विदाउट रिलेशन यू कांट कंपेयर इन बिटवीन देम। ठीक है? अगर तीन के बीच में करना तो वो भी वही बात है, विदाउट रिलेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आइए, ये नीचे एक बार देख सकते हो आप। हेलो फ्रेंड्स, हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव करना है। बहुत आसान है। क्या करेंगे? लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर। नेगेटिव का मतलब इसमें माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस साइन लगाने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ए जो होगा, इट इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए विथ -1। हम यहां कह सकते हैं इतना, ए कोई वेक्टर है, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए with -1, that is -a is नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो जब ये वेक्टर हुआ तो देयरफॉर -a का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ -a इज जस्ट अपोजिट टू वेक्टर ए। कहने का मतलब अगर ये आपका वेक्टर ए है तो -a जस्ट उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन आपका चेंज कर जाएगा। तो इधर आपका ए वेक्टर है इतना ही मैग्नीट्यूड का, तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे और उतना ही मैग्नीट्यूड लेंगे तो -a हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर जो है कोई नया चीज़ नहीं है। ये आपका क्या था, ये खुद एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ जो स्केलर है वो आपका एक्चुअली -1 है। तो किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो आपको हमेशा एक वेक्टर मिलेगा जो कि नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर मिल जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसी वेक्टर के बराबर होता है, बट डायरेक्शन जो होगा वो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है? तो यही है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जो कि आपको क्लियर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये देखो, आप सब्ट्रैक्शन का मतलब ये ना होता है ए में से बी को माइनस कर दिए। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब किसी एक पॉजिटिव वेक्टर को एक नेगेटिव वेक्टर के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन कोई नया चीज़ नहीं है। सब्ट्रैक्शन को आप जस्ट लाइक एडिशन ही मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है? तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर विथ अनदर नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरे के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है? तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये आपको जस्ट लाइक एडिशन ही है। चलो इधर देखो, मान लो सपोज दैट कि ये आपका ए वेक्टर है और ये इसका जो है बी वेक्टर है। मैंने पहले भी कहा था कि दो वेक्टर का एडिशन करना है तो देखते हैं सिचुएशन। एक का हेड दूसरे का टेल से मिला हुआ रहेगा तो ट्रायंगल रूल यूज करेंगे। दोनों हेड दोनों टेल मिला हुआ है तो पैरेललोग्राम रूल यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक का हेड दूसरे का टेल मिला हुआ है, लेकिन हमको a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी किसी वेक्टर का जस्ट नेगेटिव चाहिए
तो हम लोग करते क्या, जैसे मान लो सपोज दैट ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का हमको नेगेटिव चाहिए, तो उसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट करा दीजिए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये पेन है, इसको अगर हम जस्ट 180 डिग्री से टर्न कर देते हैं तो पेन का जो क्या कहते हैं मतलब लेंथ है वो तो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हुआ। लेकिन पॉइंटेड क्या था, पहले ये पॉइंटेड ऊपर की तरफ था, अब इसको 180 डिग्री से टर्न कर दिए तो इसका पॉइंटर क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अगर हमको यहाँ -b चाहिए तो इस b को क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट कराते हैं। तो b को 180 डिग्री रोटेट करा दिए कोई भी डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा -b। अब बताइए यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर का क्या मिला हुआ, एक का हेड दूसरे का टेल, हमको इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो पहले का टेल और बाद वाले का हेड को मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है यही आपका हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो हम ज्योमेट्री से भी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स को दिखा सकते हैं, और इससे इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, मतलब प्रीवियस वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन इस तरह आया था। तो यही है आपका क्या, डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो इसको हम B डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर OB डैश जो है, OB वेक्टर का डैश यही हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नया रूल एंड रेगुलेशन नहीं आता है, ये जस्ट एडिशंस को फॉलो करता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वेक्टर एक नेगेटिव वेक्टर के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ एडिशनल हमको पढ़ना नहीं है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, और यही कहेंगे कि इस टाइम में अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, ठीक है, एंड हैप्पी लर्निंग।